औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज की नशिस्त का दूसरा सवाल ये है कि आप जॉइंट फैमिली सिस्टम के अगेंस्ट हैं, तो क्या हमें न्यूक्लियर सिस्टम में रहना चाहिए? मेरा ख्याल है कि ये गलत बात है कि मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम के अगेंस्ट हूँ या न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम के हक़ में हूँ। ये जो डिबेट है ना, ये काफ़ी अरसे से चलती आ रही है और इसकी वजूहात हैं। इसकी वजह वही है जो मैंने अभी पिछले प्रोग्राम में भी बात की है कि हम आधा सच हमें पसंद है। हम जब किसी चीज़ को रिजेक्ट करते हैं तो हम उसे टोटली रिजेक्ट कर देते हैं, हम उसे फुल फ्लैज। ये कभी हो नहीं सकता कि कोई शख्स किसी में कोई बुराई ना हो या किसी सिस्टम में कोई अच्छाई ना हो, ये कभी नहीं होता। कुछ ना कुछ ज़रूर होता है, लेकिन जब हमें कोई चीज़ बुरी लगती है तो फिर हम उसको इन टोटलिटी रिजेक्ट कर देते हैं। हम उसमें से बजाय इसके कि हम उस सिस्टम में जो बुराई है हम उस सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करें, हम पेंडुलम की तरह हम एक एक्सट्रीम से टोटली ऑपोजिट एक्सट्रीम में चले जाते हैं। जैसे आजकल आपको पता है आदमियों ने ज्यादती की औरतों के साथ, अब टोटली वो एक निज़ाम को पहले बदनाम किया गया, अब हमने उस निज़ाम का जो अल्लाह का निज़ाम था, आदमी घरों के हेड थे, अब हम टोटली दूसरी साइड पे जा चुके हैं। अगर आदमी ज्यादती कर रहे थे तो वो सिस्टम को ठीक करना चाहिए था, आदमियों को लाना चाहिए था। टू रॉन्ग्स विल नेवर मेक इट राइट। दो थप्पड़ मारे हैं, उसने उसको मारा, उसने उसको मारा, इससे ठीक तो कुछ भी नहीं होना। तो हमारी ये एक इंसानियत की या डायलेमा है या इस उम्मत का या इस लोगों का एक साइकी है कि यार जब चीज़ को छोड़ते हैं ना, टोटली छोड़ देते हैं। तो मेरा सिर्फ ये होता है कि आपको सच बताया जाए। उसमें से फिर अक्सर लोग अपने मानी निकाल लेते हैं कि लगता है फाइज साहब ये कह रहे हैं। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको बताया कि मैं वो जो पेंडुलम की एक एक्सट्रीम और दूसरी एक्सट्रीम है, अगर फ़र्ज़ करें आज के एग्जाम्पल में सवाल में अगर एक एक्सट्रीम है एक्सटेंडेड फैमिली और दूसरी एक्सट्रीम है न्यूक्लियर फैमिली, तो मैं असल सच कहीं दरमियान में होगा। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि मेरे इसके बारे में जो पहले मैं रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, अगर आपको उसमें कोई ऐसा मानी नज़र आया तो शायद मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखें, मैं बिल्कुल जॉइंट फैमिली के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके से एक्सटेंडेड या जॉइंट फैमिली मैंने देखी है बरे सगीर पाको हिंद के अंदर मेजॉरिटी जगह, वो टोटली इट हैज़ नथिंग टू डू विद इस्लामिक सिस्टम। ये जो निज़ाम है ये बजाते खुद देखें, एक्सटेंडेड फैमिली के निज़ाम भी सोशल सिस्टम का हिस्सा है। तो जो एक कल्चर की वैल्यूज़ होती हैं ना, वो फिर उस सिस्टम में भी आ जाती हैं। तो हमारे कल्चर में नाक लगाना और पॉलिटिक्स चलाना और हर चीज़ के ऊपर जनाब वो करना और किचन पॉलिटिक्स में जाना और पैसों के ऊपर जनाब, अब ये चीज़ें इस कल्चर का हिस्सा थी। तो इस कल्चर के एक्सटेंडेड सिस्टम के अंदर भी वो बुराइयां आ गई। मसलन प्राइवेसी को इन्वेड करना, प्राइवेसी की रिस्पेक्ट ही ना करना, किसी के घर जाते हुए भी हम किसी को बताना पसंद ही नहीं करते। ये हमारे कल्चर की मुसीबतें हैं। और ये कल्चर भी बेसिकली इस्लाम का कल्चर नहीं, बरसगीर पाक में इनका कल्चर जो कि हिंदुओं से आया है। तो ये बुनियादी तौर पे ये चीज़ें हैं। तो जिस तरीके से ये मैंने सिस्टम देखा है, ये जो आप देखते हैं, जिसकी वजह से हमने पूरे के पूरे एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम को बदनाम किया है, मैं उस सिस्टम के अगेंस्ट हूँ। और उसकी वजह ये है कि पहले आप अंडरस्टैंड कीजिए कि जो हम अल्फाज बोलते हैं, जो हम सारा दिन ये एक टर्मिनोलॉजी या बज़वर्ड बोलते रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम और एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम, ये होता क्या है, इसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं। देखिए, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम ऐसी फैमिली को कहते हैं जहाँ पे मियाँ बीवी और उनके इमीडिएट बच्चे रहते हों, चाहे 2 हों, 3 हों, 4 हों। इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर, यानी कि सिर्फ एक फैमिली और उसके आगे से बच्चे। दूसरी तरफ एक्सटेंडेड सिस्टम है जिसमें बाप शादी हो गई, उसकी बीवी आ गई, उसके बच्चे भी चल रहे हैं, साथ साथ बाप के सिबलिंग्स भी चल रहे हैं। मसलन एक ऐसा फिर सिस्टम जहाँ पे ताए, चाचा, उनकी बीवियाँ, उनके बच्चे, कज़न सारे इकट्ठे रहते हों। यानी कि 4 भाई हैं फ़र्ज़ करें, वो एक ही घर में रह रहे हैं और किचन एक बंदा मैनेज कर रहा है। यानी कि एक पूल आ रहा है, पैसे भी सारे आ रहे हैं। अब ये सिस्टम जो है इसको एक्सटेंडेड फैमिली का सिस्टम कहते हैं, जैसा कि इधर मौजूद है।
तो इसके पहले इन दोनों सिस्टम को समझ के पहले इनके देखें फ़ायदे, दोनों में क्या क्या फ़ायदे हैं। मतलब जॉइंट फैमिली में क्राइसिस अगर हो जाए तो सपोर्ट बहुत है। मतलब अगर एक भाई की, दो भाइयों की नौकरी चलेगी, आज आपके सामने कई देहात ऐसे हैं, कई हमारे लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज ऐसी हैं जहाँ पे ये सिस्टम नज़र आता है कि अगर एक आधे की नौकरी चली भी जाए तो कोई बात नहीं, दूसरे मौजूद हैं, घर चलता रहता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। तो एक ये उसमें सपोर्ट अवेलेबल है। दूसरा ये आपको नज़र आता है कि जॉइंट फैमिलियाँ मल्टी वो होती हैं, रिच होती हैं, उसकी वेल्दी होती है। उसकी वजह ये है कि कमाने वाले ज़्यादा हैं, 4 कमाइयाँ आ रही हैं और ख़र्चे 4 गुना नहीं होते। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मसलन 4 घरों के 4 मीटर 4 बिल नहीं आएंगे, 4 घरों में 4 गाड़ियां, 4 सिक्योरिटी गार्ड नहीं खड़े होंगे। और जब आप इकट्ठे हैं तो यू कैन नेगोशिएट बेटर डील्स एज वेल। तो इसलिए एज फैमिली वो वेल्दी होती हैं। अब मैं एक आंख से ना देखने वालों में से हूं, ना ही मैं ये चाहता हूं कि आप एक आंख से देखें, लेकिन बदकिस्मती से आज की डेट तक इंसानी बिहेवियर का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमने एक ही आंख से देखना। इसमें मैंने सेपरेट पूरा प्रोग्राम किया। हमने दूसरी आंख खोलनी ही नहीं, हमने ये सोचना ही नहीं कि भाई बुराई क्या है, इस बुराई को ठीक किया जाए। आपने वो चीज़ पूरी की पूरी उठा के बाहर फेंक दे रही है। ऐसी बात ही है, शादी है, उसमें कोई मसला है, उस मसले को ठीक करें, ना कि शादी को बुरा करना शुरू कर दें। और ये इस इंसानियत का अलमिया रहा है, इंसान के बिहेवियर का। तो एडवांटेज देखें, हर चीज़ में देखें, तो इसमें कभी ऐसा नहीं होगा कि एक्सटेंडेड फैमिली, जिसको आप बुरी से बुरी भी कहते हैं, उसमें कोई फ़ायदा ना हो। इसी तरीके से ज़्यादा लोग होते हैं। अब आप खुद सोचें, आज के दौर में न्यूक्लियर फैमिली वाले पैसे दे के दोस्तियाँ यारियाँ लगाते हैं। वह दोस्तों के घर जाते हैं, पेट्रोल खर्च करते हैं, उनको इनवाइट करते हैं। तो जनाब वो बच्चों को ले आप फिरते हैं, उनकी जनाब दोस्तों के पास लेके फिरते हैं। तो जॉइंट फैमिली में तो मसला ही कोई नहीं। एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर तो फैमिली खुद ही इतनी बड़ी है कि आपकी सोशल, शाम को बैठे गपशप लगाए जनाब, सारे लगे क्या क्या लग रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, मसला ही कोई नहीं। तो ये आपको चीज़ नज़र आती है कि दे एंजॉय लाइफ बिकॉज दे आर सोशली वेरी एक्टिव। इसी तरीके से याद रखिएगा कि बच्चों के लिए सिबलिंग बहुत अहम होते हैं। बच्चों के लिए माँ बाप के इश्यूज बड़े होके हो जाते हैं कि आपको प्राइवेसी चाहिए, आपको ये नहीं मिल रहा, आप बड़े भाई के आगे, अब्बू के आगे बात नहीं कर सकते, आपको आपके हकूक़ नहीं मिल रहे, आप नाराज़ हैं, आपकी आज़ादी ख़राब हो रही है। ये सिस्टम बड़ों ने ही सत्यानाश फेरा एक्सटेंडेड फैमिली का। बच्चों के लिए आइडियल सिस्टम था कि जनाब कज़नों के साथ छलांगे। आप खुद सोचें, माँ पागल हो जाती है आज एक न्यूक्लियर फैमिली में बच्चों को, और बाप पैसे पागल हो जाता है, पैसे कमा कमा के उनको खर्चे दे देंगे कि जनाब अब उन्होंने स्विमिंग पे जाना है, अब उन्होंने इधर जाना है, अब उनको गाड़ी चाहिए, अब उन्होंने फलानी चीज़ ज्वाइन की हुई है। और माँ परेशान पागल हो जाती है। उन बच्चों को, अगर वो छोटे हैं तो वो घर में रहते हैं, उनसे संभाली नहीं जाती। बच्चे घरों में अकेले नहीं रह सकते, रहेंगे टीवी पे आगे बैठेंगे, वो फिर एक नई बीमारी है, ये सोशल मीडिया पे बैठेंगे। तो बच्चे उछलना कूदना, दोस्त यार कज़न बाहर गए, they feel strong, they feel secure when they have bigger cousins around. बच्चों के लिए तो वो आइडियल सिस्टम था, यानी कि बच्चों की शख्सियत के लिए। अब उनकी तरबियत में अगर कोई साफ तरह के गैप है, या आपकी फैमिली के बड़ों में आपको लगता है कि जी अब फ़र्क आ गया है, कोई पढ़ लिख गया, अब आप उनको फ़र्क करना चाहते हैं, वो नुकसानात में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये फ़ायदा ज़रूर मौजूद था। इसी तरीके से बच्चों को रिलेशनशिप की अहमियत और रिलेशनशिप चलाने की तमीज़ सिर्फ एक्सटेंडेड फैमिली में आती है। उनको पता है बड़ा छोटा, दादा दादी, चाचा चाची कैसे बात करनी है, किससे बात करनी है, कहाँ पे बात नहीं करनी, नेगोशिएट करते हैं एक दूसरे से। खुद ही आप ये टीवी देख लें, सबके पास अपने अपने कमरे तो होते नहीं हैं, या हर रिसोर्स, तो वो दे लर्न हाउ टू टॉक टू ईच अदर, दे लर्न कि जी आप आपस में कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व करना है। तो बच्चे खुद ही सारी सोशल स्किल्स सीख जाते हैं। इसी तरीके से बच्चे जौन से हैं ना, उनको एक दूसरे का फ़र्क समझ आ जाता है कि इंसान फ़र्क है, तबीयतें फ़र्क हैं, कज़न कौन सा ऐसा है, कोई बड़ा कैसा है, छोटा क्या, उसमें क्या है। बच्चों की लर्निंग जल्दी हो जाती है बिकॉज वो बड़े कज़नों से जल्दी सीख लेते हैं। इसी तरीके से जो बच्चे हैं उनको खुदा न खास्ता फैमिली में कोई
मसला हो जाए, माँ बीमार हो जाए, माँ प्रेग्नेंट है, तो कोई है और जो उनका ध्यान कर सकता है, बच्चे कभी भी लोनली फील नहीं करते। तो ये कुछ बड़े बड़े मोटे मोटे एडवांटेजेस हैं एक्सटेंडेड फैमिली के। न्यूक्लियर फैमिली के क्या एडवांटेजेस हैं? मसलन न्यूक्लियर फैमिली में लोग ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, जिम्मेदारी का एहसास ज़्यादा हो जाता है, इसलिए कि उनको पता है भाई अपनी तनख्वाह ही आएगी तो काम चलना है, किसी ने हेल्प तो करनी नहीं है, तो जिम्मेदारी का एहसास ज़्यादा है। इसी तरीके से प्राइवेसी ज़्यादा होती है, आपकी अपना घर है, आपकी मर्ज़ी है जब जाएं जब आएँ। तो एक जो एक्सटेंडेड फैमिली में वॉलेशन होती है बहुत बड़ी प्राइवेसी, वो न्यूक्लियर फैमिली में बहुत बड़ा एडवांटेज है उसका। छोटी फैमिलीज होती हैं तो आपके हाथ में इख्तियार में है कि अपने हिसाब से आप कुछ खाएं पकाएं मर्ज़ी करें, जबकि बड़ी फैमिलीज़ में साफ ज़रा फिर सारे मिल के फ़ैसला करते हैं, लेकिन आप यहाँ पे अपने इंडिविजुअल फ़ैसले खुद कर सकते हैं। लोग डिफरेंट तबीयतों के लोग, और ये मैं टिपिकल जो न्यूक्लियर फैमिलियाँ होती थीं उसका जिक्र कर रहा हूँ कि टिपिकल न्यूक्लियर फैमिली, जब एक्सटेंडेड फैमिली को आपने अबैंडन किया, छोड़ा और न्यूक्लियर फैमिली बनाई, तो जो 60s की न्यूक्लियर फैमिली थी, मैं उसके फ़ायदे बता रहा हूँ कि वहाँ पे लड़ाइयाँ होती थी कज़नों के साथ, बड़ों की लड़ाइयाँ होती थी भाई भाइयों की, बहनों के साथ। तो अब उनको लगा कि यार इधर तो झगड़े कम होते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में आप किससे झगड़ा करेंगे? तो उस ये और आज, लेकिन आजकल ये न्यूक्लियर फैमिली का बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आजकल तो बहन भाई लड़ रहे होते हैं, आजकल तो भाई भाई लड़ रहे होते हैं, आजकल तो माँ बाप के साथ बच्चे लड़ रहे होते हैं। लेकिन ट्रेडिशनली 60s में जब बनी थी तो ये फ़ायदा था। इसी तरीके से बच्चों को न्यूक्लियर फैमिली में फ्रीडम और लेस रिस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़ता है। उन्हें फ्रीडम मिल जाती है, अपने अपने कमरे हैं, अपना अपना घर है, अपना अपना जनाब चीज़ें हैं, अपने टाइम हैं, अपनी मर्ज़ी से वो खाना भी खा लेते हैं माँ से कह कला के। इसी तरीके से जो फ़ायदा नज़र आता है, उनको जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रॉब्लम्स लाइफ में असूली तौर पे जब वो साथ जोड़ते हैं तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद हल निकाल सकते हैं न्यूक्लियर फैमिली के अंदर, बिकॉज उनको पता है कि इसके बेनिफिशरी अगर हमने कुछ ना किया तो ये हम ही नुकसान उठाएंगे। तो वो इंसान की फितरत है कि वो अपना इंटरेस्ट वॉच करता है। मतलब आपको सोचे ना कि 6 लोग हों रहने वाले, बाहर बल्ब लटक रहा है, टूटने वाला है, तो हर बंदा ये कि अच्छा यार कोई और देख लेगा लेकिन अगर ये आपके घर का बल्ब टूट रहा है तो आपको पता है यार ये मेरा नुकसान है, तो आप फ़ौरन जाके चेंज करेंगे। तो एक ये न्यूक्लियर फैमिली के आपको बेनिफिट नज़र आता है। इसी तरीके से इकोनॉमिकली बजट थोड़ा सा न्यूक्लियर फैमिली अपना कंट्रोल कर सकती है, अगर करना चाहे अपनी मर्ज़ी से किसी को रोक सकती है। न्यूक्लियर फैमिली में शायद ज़्यादा मेहमानदारी भी है, आपकी मर्ज़ी के बगैर ना होती हो, आप बिज़ी हैं तो जनाब आप अपना खुद बना सकते हैं कि जी हम तो इतना अफोर्ड कर सकते हैं, आप तो दाल खाएंगे, हम ये खाएंगे, जो भी है। इसी तरीके से न्यूक्लियर फैमिली में ये अगर आप देखें कि न्यूक्लियर फैमिली के अंदर एक और जो चीज़ नज़र आती है, टाइम जौन सा है एक्सटेंडेड फैमिली की निस्बत टाइम ज़्यादा होता है, क्योंकि एक्सटेंडेड फैमिली में फैमिली मेंबर्स को टाइम देना पड़ता है। अब वो टाइम सारा इस वक्त आपके मियाँ बीवी और बच्चों के लिए है, तो असूली तौर पे एक चीज़ ये भी नज़र आती है कि जी टाइम ज़्यादा हो सकता है। आजकल के तो नहीं लोगों की शिकायतें हैं, इवन कि न्यूक्लियर फैमिली में भी कि जी आपस में एक दूसरे को टाइम नहीं चलता, हालात बदल चुके हैं, इकनॉमिकली हालात बदल चुके हैं। लेकिन टिपिकली एक्सटेंडेड फैमिली से ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिली में आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकते थे। तो ये कुछ उसके बेनिफिट आपको नज़र आते हैं न्यूक्लियर फैमिली। अच्छा, अब आप आ जाएँ नुकसानात की तरफ। नुकसानात में आ जाएँ तो आपको नज़र आता है कि जो एक्सटेंडेड फैमिली है, जॉइंट फैमिली थी, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि लिमिटेड स्पेस है सबके पास। इनके लिमिटेड स्पेस से मुराद है कि आपके पास एक तो कमरा भी छोटा है, घर भी छोटा है, अगर पोर्शन भी मिला हुआ है, और वैसे भी आज़ादी की स्पेस भी कम है, इजहार ख्याल की स्पेस भी कम है, बिकॉज आपने सबका ख्याल करना है, आप अपनी मर्ज़ी हर वक्त नहीं कर सकते। इसी तरीके से एक और जो चीज़ देखने में नज़र आई वो ये नज़र आई कि जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं फैमिली में, मतलब 3 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, तो जो ज़्यादा घर में माँ बाप को ला के देता है, मैं अक्सर घरों में देखता हूँ, आज भी आपको नज़र आता है, ये हमारे जितने भी लोअर मिडिल क्लास है, ये जो आपके वर्कर्स वगैरह है जनाब, ये जो जिससे आप वोकेशनल लोग कहते हैं, वेल्डिंग वाला कोई बैठा हुआ है, कोई जनाब तरखान वाला बैठा हुआ है,
या नाई बैठा हुआ है, जितने भी आपके छोटे स्मॉल बिजनेसेस हैं, दुकानें आपको नज़र आती हैं, ट्रेडर्स नज़र आते हैं, इनका आप देखें ना, इनका निज़ाम में तो घर एक होगा, माँ के हाथ में जाके सारे बच्चे या बाप के हाथ में पैसे रखेंगे। अब जो बच्चा ज़्यादा पैसे दे रहा है उसकी बड़ी इज्जत है, उसकी सबसे ज़्यादा इज्जत है, और वो चौधरी है, और जो बाकी नहीं है तो उसका तो वैसे ही उसकी हालत बुरी होती है। तो ये एक डिसएडवांटेज नज़र आता है आपको उसमें। दूसरी तरफ ये नज़र आता है कि बच्चों की जब पढ़ाई है, मतलब कई चीज़ें ऐसी आती हैं जहाँ पे आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ सकें, कमरे में बैठ सकें, लेकिन आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हो तो जनाब आपके बच्चों का तो इम्तिहान है, लेकिन बाकी बच्चे तो छलांगे मार रहे हैं, चीखे मार रहे हैं, बच्चे कहते हैं हमने बाहर खेलना है। इसी तरीके से एक और जो चीज़ नज़र आती है, जेलसी बड़ी कॉमन है, मुकाबलेबाजी शुरू हो जाती है, कंपटीशन लग जाते हैं, ये उसमें नुकसानात हैं एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर। इसी तरीके से प्राइवेसी रखना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। आप प्राइवेसी साथ दीवार से दीवार जुड़ी हुई है, आपके घर में कुछ आ जाए तो जनाब सबको पता है, आप कुछ पका सकते नहीं, आप कोई बात करें जनाब सारे की सारी चीज़ें जो सी हैं ना वो एकदम ही शूट करके निकल पड़ती हैं। और ये बुनियादी चीज़ें हैं जो कि एक फैमिली सिस्टम के लिए बड़ा नुकसानदेह होती हैं, और हर एक का बुनियादी हक है। औलाद की तरबियत अगर आप फ़र्क करना चाहें, अगर आप देखें ना, जो एक्सटेंडेड फैमिली में तो एक ऐसा इन्वायरमेंट है कि जैसा फैमिली की वैल्यूज़ हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगी, क्लोज है, प्रोटेक्टेड है, सारे के सारे अंदर हैं। आपके बच्चे भी वही वैल्यूज़ को अडॉप्ट करेगा जो कि वैल्यूज़ आपकी फैमिली की हैं। लेकिन अगर आप फैमिलीज़ की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, आप पिछली नस्ल से बेहतर होना चाहते हैं, आप चाहते हैं मेरे बच्चे बेहतर हो जाएं कज़न से, या आपकी जो वालिद साहब को लाइफ थी, जो आपकी लाइफ थी, आप कहते हैं आपके बच्चे अगली नस्ल इससे भी बेहतर हो जाए, फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम में ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आप चाहते हैं मैं टीवी ना लगाऊं, आप चाहते हैं मैं ये खाऊं ना, आप चाहते हैं मेरे बच्चे, मसला सबके बच्चे दुकानदार हैं या बिजनेस करते हैं, तो आप चाहते हैं मेरे बच्चे पढ़ जाएं, बाहर चले जाएं, तो वो उस माहौल ही नहीं है कि वो बच्चे पढ़ सकें। तो ये बच्चों की तरबियत अपनी फैमिली के दस्तूर से हट के करना नामुमकिन है तकरीबन जॉइंट फैमिली सिस्टम में। ये एक नुकसान है। न्यूक्लियर फैमिली के क्या नुकसानात हैं? न्यूक्लियर फैमिली आइसोलेट हो जाती है, बच्चे जेलिन नहीं होते, माशरे से भी अक्सर का आइसोलेट होती है, क्योंकि जब आप अकेले रहते हैं तो आप ऐसे रहते हैं, आप समझते हैं कि दुनिया सारी की सारी जो सी है ना वो आपके हाथ में। ऐसा नहीं है। जब आप बाहर जाते हैं आपको पता ही नहीं होता लोगों के साथ ताल्लुकात कैसे बढ़ाने हैं, कैसे रखने हैं, आप वो चीज़ें स्किल सीख ही नहीं पाते, तो आहिस्ता आहिस्ता आप आइसोलेट होना शुरू हो जाते हैं। छोटी फैमिली जो सी अगर आप उस यानी कि यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर एंड बी कॉशियस। अगर आप आइसोलेट नहीं होना चाहते, छोटी फैमिली के लिए आइसोलेट होना बड़ा मुश्किल। आज को आपको नज़र आता है कि न्यूक्लियर फैमिली इतनी आइसोलेट हैं कि वो इस आइसोलेशन के लिए बहुत पैसे करते हैं, क्लब्स ज्वाइन किए हुए हैं, बच्चों को जनाब कई चीज़ें ज्वाइन करवाई हुई हैं सिर्फ इस आइसोलेशन को दूर करने के लिए। इसी तरीके से जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है वो लैक करती है न्यूक्लियर फैमिली में। आप देखिए खुदा न खास्ता आपकी नौकरी चले जाए तो आपको तो किसी ने हेल्प नहीं करना, आपके बुरे हालात आ जाएँ, आप खुदा न खास्ता बीमार हो जाएँ, बीवी को हेल्प चाहिए हो, प्रेगनेंसी में चाहिए हो, आपकी डिलीवरी बीवी की आ रही हो, तो आपको तो कोई हेल्प नहीं है। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी न्यूक्लियर फैमिली में एक बहुत बड़ा इशू नज़र आता है। इसी तरीके से एक जो माँ होती है ना न्यूक्लियर फैमिली में, बाप भी बर्नआउट हो रहा है, माँ भी बर्नआउट हो रही है। बाप कमा कमा के खर्चे पूरे करके बर्नआउट हो रहा है, और माँ उन चीज़ों पे बर्नआउट हो रही है क्योंकि उसको सारी जिम्मेदारियाँ उसकी अपनी ज़ात के ऊपर हैं। बच्चे को हेल्प से लेके बच्चे को डायपर, बच्चे की तालीम, बच्चे की तरबियत, घर के खाने, घर की सफाई, ये काम तो वो मज़े की बात है कि औरतों ने आज भी औरतें शदीद पसंद करती हैं न्यूक्लियर फैमिली में जाना, और ये भूल जाती हैं कि इस न्यूक्लियर फैमिली में कितने चैलेंजेस हैं, और जिसको वो बड़ा इंटरेस्टिंग अच्छा समझती हैं उसके बावजूद भी ये उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा कि उनको उतनी हेल्प नहीं होगी। तो एक ये न्यूक्लियर फैमिली में नुकसान नज़र आता है। इसी तरीके से न्यूक्लियर फैमिलीज़ में ना लाइक माइंडेड थिंकिंग शुरू आ जाती है, जिसमें यानी कि आप सिर्फ लाइक माइंडेड लोगों से मिलते हैं, क्योंकि आपकी अपनी सोच इतनी क्लियर हो जाती है कि आप चाहते हैं कि आप सिर्फ लाइक माइंडेड लोगों से मिलें। तो ये बच्चों में भी आ जाती है। तो फिर जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो फिर वो
एक आइडियलिज्म की तरफ देखना चाहते हैं, क्योंकि उनको तो लगता है कि माँ बाप आइडियल थे, या जनाब घर में हम तो ऐसे ही करते थे, अपनी मर्ज़ी करते थे और ऐसे लोगों से मिलते थे, जब दिल करता था मिलते थे, जब दिल नहीं करता था नहीं मिलते थे। तो लेकिन बाहर की दुनिया ऐसी है नहीं। तो लाइक माइंडेड थिंकिंग जौन सी है वो न्यूक्लियर फैमिली में आ जाती है, जो कि रियल लाइफ की चैलेंजेस के लिए चैलेंजिंग हो सकती है। तो ये मैंने आपको कंपैरिजन दिया दोनों फैमिलीज़ का। अब आप ज़रा बैलेंस देखें। अब इस्लामी निज़ाम क्या कहता है? इस्लामी निज़ाम कहता है एक ऐसा बैलेंस, एक ऐसा निज़ाम जिसके अंदर न्यूक्लियर फैमिली और जिसमें एक्सटेंडेड फैमिली दोनों की मुश्तरका खसूसियात हों और दोनों की बुराइयां ख़त्म कर दें। मसलन सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है, इस्लाम के अंदर बहुत बड़ा ह्यूमन राइट है। प्राइवेसी बहुत बड़ा है। आपकी बीवी का हक़ है कि आप उसको एक किचन दें। आदमी को अपनी लाइफ के फ़ैसले, लकुम दीनकुम वलिय दीन, मेरी लाइफ के फ़ैसले मुझे करने का इख्तियार है। मेरी बीवी को मुझे उसको वो आज़ादी देनी पड़ेगी कि वो जब दिल करे अपनी मर्ज़ी से उठ पड़े। एक्सटेंडेड फैमिली में ये चॉइस नहीं है कि वो आज लेट उठना चाह रही है या सोना चाह रही है या वो नहीं काम करना चाह रही तो वो ना करे, ऐसी वहाँ पर हो नहीं सकता। तो ये जो बेसिक ह्यूमन राइट है प्राइवेसी का और इसका सीक्रेसी का, ये नहीं, प्राइवेसी का मिलता ही नहीं। तो ये क्योंकि बेसिक राइट है, तो जो सेंटर का निज़ाम होगा ये आपने न्यूक्लियर फैमिली का जो निज़ाम है वहाँ से आप ये अंदर ले आते हैं इस्लामी निज़ाम के अंदर। इसी तरीके से इस्लामी निज़ाम में ये, जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक सवाल बताया कि जी एक जो सिस्टम है कैपिटलिज़म का और एक सोशलिज़म का, ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि इस्लाम ये कहता है कि हर शख्स का पूरा फ़लसफ़ा दीन कहता है कि पूरी ज़िम्मेदारी मेरी है। यानी कि इट इज़ नॉट अबाउट कि मैं कुछ किसी और तरीके से कर सकूं लोगों को, यानी कि मेरी नमाज मेरी मर्ज़ी होनी चाहिए, मेरी कमाई मेरा हिस्सा होना चाहिए। लेकिन एक्सटेंडेड फैमिली में ये नहीं होता। ये ऐसी बात है कि जबरन आप लोगों से कुछ पैसे लेना शुरू कर दें तो जबरन वो दे तो देगा, जैसे कि एक्सटेंडेड फैमिली में बच्चों ने सबने माँ को पैसे देने हैं, लेकिन वो इंसान फितरतन लाइक नहीं करेगा। ना ही उसकी बीवी पसंद करेगी कि यार हस्बैंड मेरा है और ये जाके माँ से बात पूछता है। तो ये जो चीज़ है कि आदमी के माल पे उसका हिस्सा और वो अपनी मर्ज़ी से खर्च करे, ये आपको लेना पड़ेगा उस निज़ाम से। तो वहाँ से आपने वो लिया, यहाँ से आप इस तरह लेते चले। अब आप सोशल सिस्टम, सबसे बड़ा जो इशू है, माँ बाप को कभी बच्चों को दरख्त से ज़्यादा नहीं किया जाता, दादा दादी से, नाना नानी से ज़्यादा नहीं किया जाता, चाचे वगैरह से नहीं किया। ये अब आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि ऐसा निज़ाम जहाँ पे बच्चे अकेले भी हों, अपनी मर्ज़ी भी कर सकें, लेकिन अपने फैमिली से, अपने सोशल सिस्टम से कटें भी ना। तो एक ऐसा निज़ाम जहाँ पे उनकी सोशल नीड्स पूरी होती हों, ऐसा निज़ाम जहाँ पे वो लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहते हों, अगर फैमिली के साथ भी रहना चाहते हों, तो ये दोनों को आप कंबाइन करते चले जाएं। तो बजाय इसके कि आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपके वालिद साहब, आपकी जनाब वो जो पिछले दादा दादी या आपके जो पिछली नस्ल के लोग हैं वो बदल जाएंगे और आप डिमांड करें कि जनाब मेरी बीवी को सेपरेट किचन चाहिए, उनको समझाना शुरू करें। मेरा ख्याल है ये बहुत मुश्किल है। तो असूली तौर पे इसकी एक एग्ज़ाम्पल, मैंने 2-3 एग्ज़ाम्पल्स देखी हैं। मैंने कई बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं पाकिस्तान में, मैंने उनको देखा है जहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ी बाउंड्री है, बहुत बड़ी बड़ी बिज़नेस फैमिलीज़ हैं जहाँ पे उन्होंने बहुत बड़े एकड़्स की जगह हैं, अंदर हर बच्चे के लिए सेपरेट एक घर बना दिया हुआ है 3-4 बेडरूम का, और सारे बड़ी बाउंड्री एक है लेकिन हर घर की सेपरेट बाउंड्री है। अच्छा, अब उसके अंदर बच्चों के लिए वो इन्वायरमेंट मौजूद है, सारे कज़न बाहर खेल रहे हैं, दे आर कनेक्टेड बट दे आर नॉट कनेक्टेड। अब उन्होंने खाना भी फैसला कर दिया हुआ है कि जनाब हफ्ते में इतने खाने, इसके घर खाना है, एक घर है उसका खाना है, एक उसके घर खाना है, मिलते भी रहते हैं लेकिन 2-3 दफ़ा रोज़ का खाना अपनी मर्ज़ी से पकाने की इजाज़त भी है। हर बीवी के पास अपना किचन भी है, बीवी अपनी मर्ज़ी से उठ भी सकती है, बच्चों को सपोर्ट भी अवेलेबल है। एक गाड़ी ख़राब होगी दूसरी चली जाएगी, जिम्मेदारियाँ डिवाइडेड हैं, दे फील स्ट्रांग एंड दे फील पावरफुल। इसी तरीके से मैंने डॉक्टर इसरार अहमद साहब के घर भी ये निज़ाम देखा। उन्होंने बताया कि जी वो एक बच्चे की शादी होती है तो उसी बाउंड्री के अंदर एक नया यूनिट बना देते हैं। तो ये एक चीज़ आपको नज़र आती है जिसमें आप बेनिफिट ले सकते हैं
दोनों निज़ामों के और दोनों निज़ामों की बुराइयों को साइड पे रख सकते हैं। और ये जो निज़ाम सेंटर का होगा, मिडल का, मॉडरेशन का निज़ाम, ये आप समझ लें इस्लामी निज़ाम है। तो जब देखते हैं ना आप पेंडुलम की तरह, जब आप देखते हैं कि एक सिस्टम सही नहीं है, इसके नुकसानात आ रहे हैं, या वक्त के हिसाब से अब नुकसानात ज़्यादा हो गए। मसलन जब फार्म में रहते थे, एग्रीकल्चर लैंड होता था, लोग सारे फार्मर्स थे, तो पूरी दुनिया में एक्सटेंडेड फैमिलीज होती थी। उसके बाद उसके साथ ज़रूर कुछ नुकसानात थे जो मैंने आपको बता दिए। जब शुरू हुई आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो लोग शहरों में आने, फैमिलियाँ टूटनी शुरू हो गई। तो जो पीछे रह गए वो एक्सटेंडेड फैमिली में रहे, लेकिन जो लोग शहरों में आते रहे फैक्ट्रियों में काम करने के लिए, वो आते रहे जनाब, और वो न्यूक्लियर फैमिलियाँ बसाते रहे। तो उस वक्त न्यूक्लियर फैमिलियाँ 60s में आइडियल समझी जाती थी, हैप्पी फैमिलीज, क्योंकि इकोनॉमिक बर्डन इतना नहीं था। एक बंदे की कमाई थी, 3-4 बजे वो घर आ जाता था, बच्चों को टाइम दे रहा है, बच्चों की तरबियत हो रही है, बीवी खुश है, काम का लोड नहीं है, कमाई में बरकत है। लेकिन करते करते वो जो इकोनॉमिक बेनिफिट था और जो सोशल बेनिफिट था वो ख़त्म होना शुरू हो गया। खामंद ने 12-12 घंटे दफ्तर गुजारने शुरू कर दिए, बीवी 12-12 घंटे अकेली जानी शुरू हो गई, बच्चे जो उनसे हैं वो हमने बाहर जो उनसे आउटसोर्स कर दिए, और वो स्कूलों कॉलेजों में पूरा पूरा दिन, तो फैमिली टूटनी शुरू हो गई। तो अब दोबारा से एक नई लहर शुरू हो रही है। मसलन पहले एक्सटेंडेड फैमिली आई, फिर उसको तोड़ा और आपने जनाब न्यूक्लियर फैमिलियाँ किया, और अब पिछले 10-15 सालों से एक नया ट्रेंड नज़र आ रहा है अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में। और वो क्या है, उसको हम कह रहे हैं मल्टी जनरेशनल होम्स। यानी क्या वो होता ये है कि जब आप किसी चीज़ को थूक देते हैं ना, किसी सिस्टम को, अब जैसे वो मैंने कहा कि आपने बड़ा, वेस्ट ने बड़े बुराई की, हाउस वाइफ को इतना बुरा कह दिया कि अब उनको समझ नहीं आती थी कि हाउस वाइफ को दोबारा कबूल कैसे करें। तो उन्होंने एक नई टर्मिनोलॉजी निकाल दी, स्टे एट होम मदर। तो अब वो थूक के कैसे चाटें, तो यही तरीका है, नया नाम लगा देते हैं। इसी तरीके से एक्सटेंडेड फैमिली जो कि आपकी चॉइस नहीं थी, आपको मिल जाती थी, अब उन्होंने कहा यार ये तो उसके तो बड़े फ़ायदे थे। अब उन्होंने क्या, दूसरा ट्रेंड है मल्टी जनरेशनल फैमिलीज के नाम से एक नया ट्रेंड आपको अमेरिका में नज़र आता है। और आप हैरान होंगे, 64 मिलियन अमेरिकन, 6 करोड़ 40 लाख अमेरिकन मल्टी जनरेशनल फैमिली होम्स में रहते हैं। और फैमिली मल्टी जनरेशन होम्स क्या है, जहां पे एक बच्चा, एक बेटा है, वो अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, या अपने माँ बाप के साथ शिफ्ट हो जाता है, या माँ बाप को अपने साथ ले आता है, और उसको मल्टी जनरेशनल, और ये 2 और 3 नस्लें भी हो सकती हैं कि दादा साथ, दादी भी साथ रह रहे हैं, या एक बचा हुआ है वो रह रहा है, बाप भी रह रहा है, बेटा भी रह रहा है, और उसके आगे से बच्चे भी हैं। तो और उसी एक घर में का मतलब ये नहीं कि इकट्ठे रहने के एक कमरा उनको दिया हुआ है। उन्होंने अपने घरों को ऐसे बनाया है कि अगर मसलन एक बाप था, वो जनाब उसने बहुत बड़ा घर बनाया, उसकी बीवी की डेथ हो गई है, वो जनाब 70 साल का रिटायर है, अब उसकी ज़रूरत क्या है? उसकी ज़रूरत तो शायद एक कमरा या 2 कमरों का घर है। लेकिन जो उसका बेटा था, उसकी शादी हुई, अब उसके 3-4 बच्चे हो चुके हैं, उसकी फैमिली बढ़ रही है। तो जिसकी फैमिली बढ़ रही है उसका बड़ा घर है, यानी कि वो बड़ा घर ले लेता है बाप से, बैंक से लीज करा लेता है, और बाप की मर्जी से बाप को साथ रख लेता है, एनेक्सी बना देता है, छोटा सा बाप के साथ, बाप को एक सेपरेट घर का सेपरेट डोर, जहाँ पे उसकी आज़ादी बरकरार है, किचन भी उसका मौजूद है, और वैसे इकट्ठे खाना चाहें तो इकट्ठे भी खा सकते हैं, और फ़ायदा दोनों को है। बच्चों को सपोर्ट है, दादा दादी का या नाना नानी साथ रह रहे हैं, लेकिन वो उसको कहते हैं चौधन फैमिली है। उनकी मर्जी है कि उन्होंने नाने के साथ रहना है, नानी के साथ रहना है, या दादा के साथ रहना है, या दादी के साथ रहना है, या किसी के और के साथ रहना है, लेकिन वो मल्टी जनरेशनल फैमिलीज होम है। तो ये ट्रेंड आ रहा है, उसकी बुनियादी वजह यही है कि हम सेंटर में नहीं रहना चाहते और हम इस्लामी निज़ाम को समझना नहीं चाहते। तो ये जो मल्टी जनरेशनल की जितनी मैंने आपको अभी बातें बताई हैं, ये लगता है टर्मिनोलॉजी को साइड रखें, सबसे बड़ा फिनोमिना कि माँ बाप को आप साथ रख सकते हैं, और आगे से उनके बच्चों के साथ दादा दादी भी हैं, 3 नस्लें साथ रह रही हैं, लेकिन रह अकेले भी रही हैं और साथ भी रही हैं। तो ये बिल्कुल 100% सिस्टम इस्लाम के साथ अलाइन है। तो आई थिंक ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि बाज़ दफ़ा हम किसी चीज़ को एब्सोल्यूट बुरा कह देते हैं
और किसी चीज़ को एब्सोल्युटली एक्सेप्ट कर लेते हैं, जबकि सच जौन सा है या सही जो है वो सेंटर में होगा। और अगर हम नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, सोचेंगे, तो पेंडुलम की तरह हम हिलते रहेंगे और आखिर में हम रियलाइज़ करेंगे कि जनाब ये तो सेंटर ही कहीं सच था, हम बहुत ही दूर निकल गए और इस करने कराने में शायद 40-50 साल आप ज़ाया कर दें और नुकसान उठाते रहें। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आ जाएगी कि अक्सर चीज़ों में दो एक्सट्रीम और सेंटर में इस्लाम कहता है मॉडरेशन। तो आपको नज़र आएगा कि इस्लाम का जो मॉडरेट सिस्टम है ये फितरत के ऐन मुताबिक है और ये दोनों के सेंटर में आपको नज़र आएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूछो और जानो कि ये सेशंस आपकी पुरजोर गुजारिशों पे शुरू किया गया था। हमारी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाएं और सदका जारिया में शरीक हों। क्या पता आपकी शेयर करने से कितने घर उनके हालात बदल सकते हैं और आप सदका जारिया का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।